जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और धीरे धीरे हम बढ़ते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम तक आ चुके हैं पॉलिटी में। चलिए देखते हैं, हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटी का हमारा ध्येय है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। और बस एक दो दिन में आप लोगों के लिए एक और सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, एक दो मिनट की सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। आप देखिएगा, डू यू नो करके एक सीरीज़ आएगी, आप देखिएगा उसमें कि क्या आप पॉलिटी आप वही चैप्टर पढ़ेंगे, वही सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर भी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप क्वेश्चन करने में असमर्थ हैं कई बार, है ना। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी व्यवस्था करूँगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम निकालना है ना। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या है इसका? पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। यानी जो लोकसभा है उसके प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है लेजिस्लेचर के लिए, जैसा कि अमेरिका में, यूएसए में है ना। एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्म। यानी कि लेजिस्लेचर से वो इंडिपेंडेंट होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट गवर्नमेंट, एक कैबिनेट बना के उसमें सब लोग बैठते हैं, जिसको कैबिनेट बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा को कौन चुनता है? लोकसभा के मेंबर को कौन चुनता है? वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? जनता के प्रति, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा के प्रति अगर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं वो जनता के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल है। ये सिस्टम कहाँ कहाँ पे है? ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका, यहाँ पे है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि कल हमने वादा किया था, तो आज उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो आपको दिखाते हुए चलूँगा मैं। फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। क्या है मतलब इसका? नॉमिनल का मतलब क्या है और रियल का मतलब क्या है ना। इन दोनों का मतलब क्या है? तो यहाँ कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव वाइल प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल। जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका कहीं ना कहीं एक नॉमिनल हो गया ये प्रेसिडेंट। और ये रियल क्यों? क्योंकि सारा काम रियलिटी में करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और किसके बिहाफ पे ऐसा शो किया जाता है? प्रेसिडेंट को, है ना। ये मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं और सारा काम ये करते हैं, इसीलिए इनको नॉमिनल बोला जाता है, इनको रियल बोला जाता है ना। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो होते हैं, रुकिए मैं एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन? हेड ऑफ स्टेट। और जबकि पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज टू हिज फंक्शन, एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। क्या मतलब है? आर्टिकल 74 एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड करता है, एक काउंसिल ऑफ क्या है? मिनिस्टर प्रोवाइड करता है, जिसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। और वो किस लिए? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम क्या करते हैं? एड एंड एडवाइज किसको? प्रेसिडेंट को। इसीलिए ये कहा गया है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, आपको पता है भारत के सारे कार्य प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं, कि वो प्रेसिडेंट, ये एक भारत का पहला नागरिक बोला जाता है इसको। इसी के बिहाफ पे ऐसा शो किया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट मान गया तो यानी पूरी इंडिया मान गई, है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है? द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देती है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी बाध्यकारी होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर। अगला क्या कह रहा है? मेजॉरिटी पार्टी रूल।
यानी जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वहाँ पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों तरह की एग्जीक्यूटिव होगी। वहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे पीएम, नॉमिनल प्रेसिडेंट। और दूसरा क्या वहाँ का फीचर होगा, स्पेशलिटी क्या होगी वहाँ की, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होगा। किसका रूल होगा, मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी, यानी जो पार्टी जीतेगी, तो आप इंडिया में देख लीजिए बीजेपी की मेजॉरिटी है तो रूल कौन कर रहा है, बीजेपी। कनेक्ट कर लीजिए आप। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या कहता है कि मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड इन लोकसभा इन पर्टिकुलर। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लोकसभा के लिए होता है। और इन जनरल कह लें तो पार्लियामेंट, यानी अगर आपके पास ऑप्शन में लोकसभा नहीं है तभी आप पार्लियामेंट मारेंगे। ये नहीं कि ऑप्शन में लोकसभा दिया हुआ फिर भी आप पार्लियामेंट मार दिए तो वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गलत। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या कहने का मतलब है कि एकरूपता होती है इसमें, एकरूपता। द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। लगभग ज़्यादा से ज़्यादातर किसके हैं, अभी इंडिया में बीजेपी का शासन है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एकरूपता है, होमोजेनिटी है। उन्हीं लोगों का क्या है वहाँ पे अधिकता है उन्हीं लोगों की। डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप क्या मतलब कि जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं यानी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही क्या होते हैं, मिनिस्ट्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी वही लोग जाके मेंबर बनते हैं। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जा कर के वही लोग मेंबर बनते हैं। इसीलिए बोला था कि अगर काउंसिल ऑफ आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का आपको मेंबरशिप लेना ही लेना होगा। नहीं तो आप मैक्सिमम कितने दिन तक मिनिस्टर रह सकते हैं, मात्र 6 महीने तक, मात्र 6 महीने तक। उसके बाद आपको मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। इसी को बोला गया, यानी एक हो गया आपका लेजिस्लेचर का पद और दूसरा आपका हो गया मिनिस्टर का पद। डबल मेंबरशिप इसी को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बस घबराइए नहीं आप लोग, फटाफट आप लोग की पॉलिटी कंप्लीट होगी, है ना। और एक भी लाइन फालतू नहीं पढ़ाऊंगा और दूसरा एक भी लाइन जो इंपॉर्टेंट होगा वो छोड़ूंगा नहीं, है ना। चलिए, लीडरशिप ऑफ पीएम, बिल्कुल जाहिर सी बात है भारत में लीडर कौन है, लीडर कौन है यहाँ का, हमारी सरकार का पीएम, है ना। ही इज लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है लीडर होता है पीएम, और वही हमारे सरकार का भी होता है लीडर। अगला फीचर क्या है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो अगला फीचर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी यहाँ की लोअर हाउस जो है जिसको कहते हैं लोकसभा, वो क्या होती है, डिसॉल्व होती है ना। वो क्या होती है, डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, इसका अंत होता है, यानी है ना, ये समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी लोकसभा बनाई जाती है। हिंदी में मैं अगर बता रहा हूँ आपको तो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, बाकी आप बगल में बुक रखिए क्योंकि आप समझिए, आप चीज़ों को समझिए। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चे शिकायत लेके आ रहे हैं बार बार कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। आप ये बताइए मुझे भी देना है एग्ज़ाम और आपको भी देना है एग्ज़ाम, है ना। हमारे जो एक ग्रुप के हमारी टीम के सर हैं गौरव त्रिपाठी सर, सोचिए आप उनका भी उदाहरण लीजिए। आपको मालूम है वो द हिंदू फटाफट पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, वो आधे घंटे में वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। और जबकि वो किस मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कभी भी बहानेबाजी नहीं करते हैं कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, है ना। तो आप देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होकर के चीज़ों को हिंदी में समझाता हूँ, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, ज़्यादातर का मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ, है ना। मुझे कहीं ना कहीं पता होती है क्योंकि मैं अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है बिना हिंदी का पेपर दिए बेड़ा पार नहीं होना है। एक पेपर तो होगा ना मेंस के टाइम में, एक हिंदी का भी, जिसको मैं पास करूँगा, क्वालिफाई करूँगा, तभी मेरा सारे मेंस के पेपर बाकी मेरे चेक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यूपीपीएससी में तो 150 नंबर का हिंदी का एक पेपर ही होता है, यूपीएससी में क्वालिफाइंग। तो भाग्य मत इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा वजह यही है कि वो हिंदी से भागते नहीं हैं, है ना। जहाँ पे हिंदी आएगा वो आप
YouTube पे पूरे कमेंट्स छांट लीजिए, कहीं भी वो शिकायत करते आपको मिल जाए कि ये हिंदी के पेपर की वजह से मैं बाहर हो गया, कभी नहीं शिकायत करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जितनी उनको थोड़ी सी ज़रूरत है वो अडॉप्ट कर लेंगे, उस पर मेहनत करेंगे और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और बहुत सारे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको बस रोने की आदत है कि बस हिंदी में चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सर पीटो बैठ करके नहीं मिल रही हैं। तो भाई मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ ना हिंदी में, इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद मैं आपको चीज़ों को हिंदी में बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए यार, बगल में हिंदी की किताब लेके बैठ जाइए, है ना। हर आप वीडियो में कमेंट करते हो नीचे, सर हिंदी में पढ़ाइए, अब इंग्लिश मीडियम की कोचिंग हो गई, क्या हद है यार। बनना है तुमको, तुम्हारी पोस्टिंग उड़ीसा में हो जाएगी तो वहाँ क्या करोगे जा करके, है ना। चलो खैर, कुछ बच्चों की वजह से बाकी लोगों का भी टाइम जा रहा है, तो आगे देखते हैं हम अपना 7 पॉइंट। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये मैंने आपको बताया। सेक्रेसी यानी ये कि चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं ये, है ना, कि किस तरह की बात हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनको चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है। ये बाहर इसके लिए बाकायदे ये शपथ लेते हैं, वात लेते हैं, शपथ लेते हैं कि इन चीज़ों को मैं बाहर, इन पॉलिसीज़ को जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आदेश नहीं होगा हम इन चीज़ों को बाहर नहीं करेंगे, है ना। द ओएथ ऑफ सिक्रेसी, जो ये सिक्रेसी का जो इनको शपथ दिलाता है वो कौन है? प्रेसिडेंट। फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूएसए का फीचर है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, जो हमारे यहाँ है नहीं, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ बोथ हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो वहाँ पे ये जो पहला वाला आपका है, देखिए नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ये दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव वहाँ पे नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ द स्टेट है, दोनों कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 ईयर। ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय द इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। कांग्रेस द्वारा उसको हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस यानी वहाँ पे जैसे जो यहाँ पे लोकसभा है उस जैसी संस्था वहाँ पे है, तो वो जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, वो उसको नहीं हटा सकती, जबकि यहाँ पे लोकसभा मोशन ला के उसको हटा सकती है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट विद हेल्प ऑफ कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट, इट इज़ ओनली एडवाइजरी बॉडी। यानी यहाँ पे जो कैबिनेट है वो एडवाइजरी बॉडी नहीं है, प्रेसिडेंट को उसको मानना ही, उसकी बात माननी ही माननी पड़ेगी, एडवाइजरी नहीं है, बाइंडिंग है उसका, जबकि यहाँ पे क्या एडवाइजरी है ना। प्रेसिडेंशियल एंड हिज सेक्रेटेरिएट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, देखिए वही बात आगे फिर से बताया गया। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डिसॉल्व नहीं कर सकता है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स को, द लोअर हाउस। The doctrine of separation of power is basis of American presidential system. The legislative, executive and judicial power of government are separated and vested in 3 independent organ. यानी सभी अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। चलिए आगे, मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। मेरिट यानी कि लाभ क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के, क्या लाभ हैं? पहला, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी दोनों में अच्छे संबंध होते हैं। किसमें? लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। अब हार्मोनी का मतलब मैंने आपको हिंदी में एक बता दिया, अच्छे संबंध होना, तालमेल दोनों में अच्छा होता है ना, तालमेल अच्छा होता है। किसमें? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। तो वहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन्हीं से पूछता है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये जो फीचर आपका ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला इसमें डाल करके प्रेसिडेंशियल में, प्रेसिडेंशियल वाला पार्लियामेंट्री में डाल करके, जैसे उदाहरण बताता हूँ, क्या करेगा, इनमें पूछेगा इनमें से कौन सा प्रेसिडेंशियल नहीं है, और पर 3 प्रेसिडेंशियल दे करके एक जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का दे देगा। इसी तरह से यहाँ पे, तो इन फीचर्स को आप नोट करके कई बार रट लीजिएगा, ये जो ऊपर जो फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ वाले,
है ना, सेक्रेसी, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये सारे कई बार पढ़ लीजिएगा आप। तो ये मैंने बता दिया कॉन्टेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपके दिमाग में एक बार रहे और बाकी चीज़ों को आप समझते चले जाइए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, लोकसभा, है ना। प्रिवेंट्स डेपोटिज्म, तानाशाही, यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जब रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, जनता के हाउस ऑफ लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स, कॉमन्स जिसको बोलते हैं, कॉमन पीपल्स, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो तानाशाही कैसे करेंगे? तानाशाही करेंगे तो हटा दिए जाएंगे, है ना, क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के लिए। in case the ruling party loses its majority, the head of the state can invite the opposition party, यानी कि अल्टरनेट गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे अल्टरनेट गवर्नमेंट होती है, तुरंत अपोजिशन पार्टी तैयार रहती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो बना ही लेती है कई बार अपोजिशन पार्टी, है ना। अपोजिशन पार्टी क्या होता है, पूरा जो है उसको एक मेजॉरिटी फॉर्म नहीं हो पाती, किसी तरह कई स्टेट्स में जुगाड़ बना के किसी तरह बना लेंगे और उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करके दूसरा बात। तो यहाँ पे तो अपोजिशन पार्टी हमेशा तैयार ही रहती है सत्ता में आने के लिए, है ना। अभी जल्दी ही बिहार का केस देख लीजिए। वाइड रिप्रेजेंटेशन, वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अलग अलग जगह के लोग आकर के लोकसभा में मेंबर बनते हैं और उन्हीं में से क्या होता है, काउंसिल बनाया जाता है मिनिस्टर्स का। तो क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन वाइड होता है, क्योंकि पता चले कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई पता चले गुजरात से है, तो कोई पता चले बंगाल से है ना। अगला, डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहला है कि अनस्टेबल होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है। मिनिस्टर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ मेजॉरिटी लेजिस्लेचर फॉर देयर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ इन ऑफिस। लेजिस्लेचर के मर्सी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है लेकिन फिर भी है ऐसा। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है ना। पता चलेगा पॉलिसी बनाया कोई और, इम्प्लीमेंट कोई और किया और लाभ कोई और ले रहा है उसका। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, व्हेन रूलिंग पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जब पूरी तरह से मेजॉरिटी में होते हैं तो ये क्या करते हैं, मनमानापन करते हैं, तानाशाही करते हैं ये अपनी, है ना, ऑटोक्रेट की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और आगे, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर यानी क्या कह रहा है, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल, यानी ये एक साथ हैं दोनों और इनसेपरेबल हैं, यानी इन्हीं में से लोग कहीं ना कहीं निकल करके एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं। तो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाता है, तो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। गवर्नमेंट ऑफ बाई अमेचर्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नए नवेले लोग जिनके पास पूरी तरह का कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। अब पता चले कि जो है, अब नाम नहीं लूँगा, बिहार में पता चले कि 7वीं फेल, 6वीं फेल, 10वीं फेल जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है इस देश में, किसी को भी एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है, किसी को भी पता चले फाइनेंस का एफ तक नहीं पता, स्पेलिंग तक नहीं फाइनेंस की याद है उसको, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या होता है, मिनिस्टर में जो होते हैं, मिनिस्ट्री में जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपने फील्ड में, है ना, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए बोला था कि अमेचर्स बोला गया इनको, जिनके पास स्किल की कमी होती है, उस तरह का कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं होता है। अब आगे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मेंस में ये काम आ सकता है आपके, और यहाँ से मुझे क्वेश्चंस दिखे थे कुछ मेंस के, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया कि क्या होता है फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, यानी कि 1935 तक कुछ इसी तरह का चली आ रही थी चीज़ें, इसलिए लोग फैमिलियर थे तो इसको अडॉप्ट कर लिए। प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कैबिनेट यहाँ पे जो होती है कहीं ना कहीं जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के प्रति,
है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा में कौन रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चुन के भेजता है? जनता। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल लेजिस्लेटिव में से ही जब चुन के जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स तो क्या होंगे? कन्फ्लिक्ट बहुत कम होने के चांसेस हो जाएंगे। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, कि इंडियन सोसाइटी में देखते हुए कि इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्या है, ये डाइवर्सिटी है यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ये चीज़ें सुटेबल भी दिख रही थी, है ना। आगे, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द वेरी ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द वेरियस सेक्शंस। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल, क्या क्या डिस्टिंग्विश किया जा सकता, क्या क्या अलग अलग चीज़ें कुछ कुछ थी, वो क्या क्या थे, वो क्या क्या हैं, कि इंडिया हैज़ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कौन सा मोनार्की को क्या बोलते हैं, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जिसके पिता हैं उन्हीं का बेटा बनेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग देख लीजिएगा बुक खोल करके, एग्जैक्टली मुझे देखना चाहिए था बट सॉरी, मैं देख के आऊँगा, बता दूंगा आपको। और यहाँ रिपब्लिकन में यानी कि चुन करके आएगी, चुन के करके आएगी, है ना, ये नहीं है कि वहाँ पे कि उनका बेटा ही बनेगा या उनके कोई सगी संबंधी ही बनेंगे, ऐसा नहीं है ना, कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ पे कोई भी बन सकता है, यहाँ पे चाय वाला भी राजा बन सकता है, यहाँ पे भुजा बेचने वाला भी राजा बन सकता है, यहाँ पे कोई भी राजा बन सकता है। आहत नहीं होइएगा, चाय बेचने वाले का मतलब है कि छोटे तबके से भी उठ करके, छोटे शहर से भी उठ करके एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है यहाँ पे, और जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रिटेन में क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड है, और वहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हेरिडेटरी पोजीशन होती है उसकी, वो किंग या क्वीन का ही जो अगला होगा उसको जो है मनोनीत किया जाएगा, उसी को वहाँ पे मनोनीत कर दिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है सोवरेन है ना, सोवरेन है यानी कुछ भी वो अपना ले सकती है, कुछ भी कर सकती है वहाँ पे, है ना, कुछ भी डिसीजन ले सकती है। और जबकि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है हमारी वो क्या है, सोवरेन नहीं है, कुछ भी एक तरह से कह सकते हैं कि सोवरेन, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं है ना, उस लेवल पे जाके नहीं है ना। यहाँ पे उसके ऊपर कोर्ट है ना, ऐसा कोई भी काम नहीं वो कर देगा, जैसे बहुत सारे जैसे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू आ सकती है ना, ये नहीं है, इस तरह की सोवरेनिटी नहीं है इंडियन पार्लियामेंट को या इंडियन एग्जीक्यूटिव को या इंडियन लोकसभा को, राज्यसभा को, कि वो आपके फंडामेंटल राइट को छीन ले बिना किसी कारण के, है ना, और 20-21 तो छीन ही नहीं सकते, है ना। तो ब्रिटेन के लेवल की सोवरेनिटी नहीं है, कहने का मतलब सोवरेन है लेकिन ब्रिटेन जैसा नहीं है। इन ब्रिटेन द पीएम शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, यानी प्रधानमंत्री जो होगा वो लोअर हाउस का ही मेंबर होगा जो ब्रिटेन में है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज्यसभा से भी चुन के जा सकते हैं, आप उदाहरण याद है आपको, मनमोहन सिंह हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ का पीएम जो है वो अपर हाउस से भी बन सकता है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। इन इंडिया अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर वो भी अपॉइंट हो सकता है, कितने, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह बाद वो हट जाएगा, है ना। Britain has a system of legal responsibility of a minister, while India has no such system. Unlike Britain, the Minister of India are not required to countersign the official act of a head of state. यानी कि head of state के लिए डायरेक्टली ये क्या होते हैं, इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है ना। आगे, शैडो कैबिनेट इज यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जबकि इंडिया में कोई ऐसा नहीं है, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। चलिए धीरे धीरे ये हो गया हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट, और यहाँ से हम अपना देखेंगे फेडरल सिस्टम। क्या, फेडरल सिस्टम। चलिए देखते हैं इसको भी कि ये क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है।
छोटा सा चैप्टर है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, क्लासिफिकेशन दो तरह पे किया गया है, यूनिटरी और फेडरल। तो क्या है ये दोनों? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है कि पावर इज वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट इफ एट ऑल एग्जिस्ट derive their authority from national government। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो यूनियन होती है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है इन कंपैरिजन टू रीजनल गवर्नमेंट, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो अपनी जो पावर अपनी जो प्राप्त करती है, अथॉरिटी जो उसको मिलती है कहीं ना कहीं वो यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलती है ना। और फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर जो है वो डिवाइडेड होता है, किसमें? नेशनल गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में पावर क्या होता है? डिवाइडेड। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है, यहाँ पे पावर की, बस पावर का अंतर है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सारा पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, और ये थोड़ा बहुत पावर क्या होती है? रीजनल गवर्नमेंट को दे देती है। और जबकि यहाँ पे पावर डिवाइडेड होता है, अधिकार अपने अपने क्षेत्र का बंटवारा सही से होता है, अपने अपने क्षेत्र की सीमाएं लोगों को पता होती हैं, ठीक है ना। जस्ट अ डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल सिस्टम क्या है? जस्ट अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। टर्म फेडरेशन कहाँ से आया? ट्रीटी, इसको क्या बोलते हैं? ये लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब है ट्रीटी। तो क्या होता है? फॉर्म थ्रू अ ट्रीटी और एन एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट। Formed through a treaty or an agreement between the various units। तो ट्रीटी होता ही है ना। कहीं ना कहीं जो है यूनियन रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के लिए और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है यूनियन के लिए। तो हमारे यहाँ का यूनियन है या फेडरल है? तो हमारे यहाँ का मिली जुली है। हमारे यहाँ का फेडरल तो है लेकिन झुकाव है वो किसकी तरफ है? ये वो यूनिटरी की तरफ है। फेडरल है और झुकाव है किसकी तरफ? यूनिटरी की तरफ। अब ये देखें, ये लिस्ट आप दोनों मैं समझा भी दे रहा हूँ लेकिन आप इनको रट भी लीजिएगा आप इनको, है ना। ये पूछता है कि ये जो फेडरल है, ये जो फीचर है वो फेडरल का है कि यूनिटरी का है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है वो फेडरल नहीं है, तो यूनिटी के 4-5 यूनिटरी के दे देगा और एक फेडरल का दे देगा, तो आपको उसमें से पहचान करना रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है, तो आपको इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ड्यूअल गवर्नमेंट, सबसे पहले फेडरल है तो डिवीजन ऑफ पावर है। आप समझ रहे हैं कि फेडरल का मतलब है, बोला मैंने डिवीजन ऑफ पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर किसके? यानी कि अलग अलग लोगों के बीच में होगा डिवीजन ऑफ पावर, तो अलग अलग यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट होगा वहाँ पे, है ना। एक नेशनल लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन नहीं होगा तो पावर डिवाइडेड कैसे होगा? ऐसे बोल के तो होगा नहीं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये टैक्स, तुम्हारा ये टैक्स, है ना। इसलिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि पावर अलग अलग डिवाइडेड हो, लोगों को अपनी सीमाएं पता हो, है ना। लोगों को अपनी क्या हो? सीमाएं पता हो। आगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत होगा कि लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे कि नहीं ये टैक्स मेरे में, तो कोई कहेगा ये टैक्स मेरे में, ये कलेक्शन मेरा है, वो कलेक्शन मेरा है। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, है ना, कि सीधी सी बात है ड्यूअल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम होगा, यानी सबसे ऊपर कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इन दोनों लोग में अगर झगड़ा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको उसका निपटारा देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और उसके थ्रू इनका निपटारा किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? रिजिड होगा, नहीं तो क्या करेगा? जो यूनियन है वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, अगर रिजिड नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन तो वो सारा जो इनको अधिकार दिया गया स्टेट को, वो क्या करेगा? सारा अधिकार खुद रख लेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? रिजिड होगा। जुडिशरी कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। क्यों इंडिपेंडेंट होना? इसमें इंडिपेंडेंट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो समस्या ये होगी कि यूनियन सारा अधिकार ले लेगा किसका? जो यूनियन सारा राइट ले लेगा किसका? स्टेट का। और ये अगर कहीं अगर डिपेंडेंट हुई अगर कहीं यूनियन के किसी ऑफिसर या
किसी एग्जीक्यूटिव या कैबिनेट के प्रति, तो क्या होगा, इनको डरा धमका के या बहला फुसला करके इनके पावर खुद ये ले लेगा, है ना। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है कि ना इनके मामले में कोई यूनियन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो ताकि ये जो है जो पावर डिवाइडेड है उनका सही से डिवीजन हमेशा बरकरार रहे। और दूसरा क्या होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्योंकि राज्यसभा में कहीं ना कहीं ये स्टेट के ही प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहाँ पे होना जरूरी होगा। जबकि यहाँ पे जो समझाया उसका ठीक उल्टा, सिंगल गवर्नमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उदाहरण के साथ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेजिस्लेचर बाइकैमरल हो भी सकता है और यूनिकैमरल भी, यानी कि सिर्फ एक संस्था हो सकती है वहाँ पे। क्या है वहाँ पे, अ फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन 2 ways। फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन 2 ways, दैट इज बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन के थ्रू भी हो सकता है और डिसइंटीग्रेशन के भी थ्रू हो सकता है। जैसे इंडिया में क्या है, कि डिसइंटीग्रेटेड है, यानी यूनियन एक बना और उसने शक्तियां किसको दी, स्टेट्स को दी। और जबकि यूएस में क्या है, स्टेट्स सारे मिलकर के उन्होंने यूनियन को फॉर्म किया है। इंडिया में यूनियन ने स्टेट्स को फॉर्म किया है, तो ये किस तरह का है, डिसइंटीग्रेटेड, यानी अपनी शक्तियों को डिसइंटीग्रेट कम किया, बांटता चला गया। और यहाँ इंटीग्रेशन होता है यूएस जैसे में, है ना, कि सारे लोग मिलके एक यूनियन फॉर्म कर देते हैं, है ना। तो इसका जो अस्तित्व होता है वो इनसे ही होता है ना, जो इसका जो अस्तित्व है वो इनसे है, और जबकि इंडिया में इस तरह का नहीं है ना। तो आगे यहाँ तक हमने देख लिया अपना कि फेडरल सिस्टम क्या होता है ना। यहाँ से आगे हम अपना देखते हैं कल के लेक्चर में, है ना, कि आगे हम इस चैप्टर में भी आगे देखते हैं क्या है। और दूसरी चीज़ कि हम आगे के बाकी एक नया चैप्टर भी कल स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, सॉल्व पेपर्स देखते रहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग टेस्ट सीरीज, सॉल्व पेपर ये सब सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। बाकी मैं भी कुछ दिन में, 1-2 दिन में एक सीरीज़ लेके आऊँगा, डू यू नो। उसमें पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ते तो होंगे लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यहीं से क्वेश्चन बना और गलत हो जाएगा, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।